हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूं, डेली रात को 10 बजे क्विज लाइव होता है और सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में आंसर्स देते हैं। तो आप भी चाहें तो डेली क्विज को लाइव अटेंड कर सकते हैं और साथ ही कोई आपका डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतने में नीचे लाइव चैट में सभी को अपने आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। तो क्या होगा इसका आंसर? 7th। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि 7वें नंबर पर है भारत। रूपकुंड ताल कहाँ पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है। तो बताइए रूपकुंड तालाब कहाँ पर है, इनमें से दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? चमोली। ओके, रूपकुंड ताल है जो वो चमोली में है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसी तरह पेपर में बिल्कुल एज इट इज पूछा गया था। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताइए इनमें से किसने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, इनमें से बताइए जल्दी से। तो क्या होगा इसका आंसर? जॉन डोल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी में मिलती है? अब बताइए भागीरथी नदी किस नदी में मिलती है? ये तो काफी फेमस है, सबको पता भी होना चाहिए। दीजिए आंसर जल्दी से। तो क्या होगा इसका आंसर? अलकनंदा। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में रिपीटेड है ये। वह प्रक्रिया जिसमें वाष्पन के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है डैश कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है इनमें से? जस्तीकरण, उदासीनीकरण, क्रिस्टलीकरण या मिश्रण? तो क्या होगा इसका आंसर? क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। जो सोल्ट हम समुद्री जल से अलग करते हैं ना, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, लकड़ी के कोयले के जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अब दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने सुना भी होगा, हीटर को कभी भी बंद कमरे में लगा कर नहीं सोना चाहिए। लकड़ी के कोयले की अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कोयला होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और वो काफ़ी जहरीली गैस होती है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कौन सी एक रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? अब दीजिए आंसर। एनिमल हस्बेंड्री का ये क्वेश्चन आपको पता है और इस टाइप का क्वेश्चन तो वैसे भी हर बार पूछा ही जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा मक्का जो है वो रबी की फसल का उदाहरण नहीं है, जबकि गेहूं, चना और सरसों रबी की फसल का उदाहरण है। ठीक है, जो उदाहरण है वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देयर इज डैश नॉकिंग ऑन द डोर। अब दीजिए आंसर क्या होगा? अब जल्दी आपकी मैं प्रपोजिशन भी इंक्लूड करूंगी ताकि डेली आपकी प्रपोजिशन की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि HSSC 2-3 क्वेश्चंस तो प्रपोजिशन के ही पूछ लेता है। तो आपके एटलीस्ट वो 2-3 मार्क्स और स्कोर हो जाएंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? समवन। देयर इज समवन नॉकिंग ऑन द डोर। अब देखिए समवन ही क्यों आया यहाँ पर? अब देखिए कोई डोर पर नॉक कर रहा है, ठीक है, यानी कि डोर पर कोई नॉक कर रहा है, बजा रहा है। तो देखिए समथिंग क्या होता है? किसी चीज़ को बोलते हैं समथिंग। ओके, थिंग कोई चीज़ होती है। एनीवन यानी कि कोई भी। डोर पर कोई भी नॉक कर रहा है, ऐसे तो नहीं बोलोगे आप, ठीक है। समवन कोई नॉक कर रहा है, ऐसे ही बोलोगे ना। समवन मतलब कोई, एवरीवन होता है हर कोई। अब डोर पर हर कोई नॉक कर रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो समवन ठीक बैठता है यहाँ पर। देयर इज समवन नॉकिंग ऑन द डोर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। यू कैन नॉट पास डैश यू वर्क हार्ड। अब बताइए क्या आंसर आएगा यहाँ पर? इफ, अनलेस, वेदर या बिकॉज। दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? अनलेस। अब देखिए यहाँ पर अनलेस क्यों आया? यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते, अनलेस जब तक यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे। अब देखिए यहाँ पर अनलेस ही क्यों आया? इफ क्या होता है? यदि, ठीक है।
इफ क्या होता है, यदि। अब यहाँ पर बात एक तरीके से यूं चल रही है कि जब तक, तो इफ तो आएगा नहीं, अनलेस आपको मैं बता चुकी हूँ, यू कैन नॉट पास अनलेस यू आर कर्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक पास नहीं करोगे। वेदर, वेदर क्या होता है, यद्यपि, ठीक है। तो अब यहाँ बिकॉज क्या होता है, क्योंकि, ठीक है। तो इन सब में सबसे सही यहाँ पर क्या बैठ रहा है, अनलेस बैठ रहा है। ओके, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे मीनिंग समझ आ गए होंगे। अनंत कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? अब बताइए, अनंत कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? बाजू में, गले में, माथे पर या नाक में? दीजिए आंसर। इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आभूषण और वस्त्र पेपर में पूछे ही जाते हैं, और डेली मैं 1-2 इसलिए डाल देती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और पक्के से याद हो जाए आपको, क्योंकि वैसे तो ये लर्न नहीं होते हैं इजीली। तो क्या होगा इसका आंसर? बाजू में, अनंत बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना। क्या होगा इसका आंसर? बोल। ओके, बोल। सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना क्या कहलाता है? बोल कहलाता है। अब देखिए, सोपली, सोपली गहरे लाल रंग की ओढ़नी होती है, उसे बोलते हैं छामा, पीले रंग की होती है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। संविधान के अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है, यानी कि किया जाता है? कौन सी अनुसूची संशोधित की जाती है संविधान में नया राज्य बनाने के लिए? इनमें से बताइए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा पहली। अब देखिए, पहली अनुसूची में आपको पता है राज्यों एवं संघ की सूची दी गई है, और संशोधित भी फिर वही करनी पड़ेगी ना, ऑब्वियस। तो इसका आंसर होगा पहली सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होते हैं थोड़े ज़्यादा ही, वो मैं क्विज में इंक्लूड करती हूँ। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा उर्जित पटेल, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं ये उर्जित पटेल। इन्हें राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और ये 4 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? पहले तो आप ये याद रखिएगा कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये, 21 जून, याद रखिएगा। ओके, अब फिलहाल इसकी थीम बतानी है। थीम भी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो बताइए इनमें से थीम क्या थी अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? तो क्या होगा इसका आंसर? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ओके, ये थीम थी अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया कब जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जैसे क्लर्क का एग्जाम हुए थे ना सितंबर में, उनमें थीम बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, तो याद रखिएगा योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अब बताइए अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब जल्दी आपकी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्विज भी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी नीरू मैम करा रही है आपको, और क्विज में उस पर स्टार्ट करूंगी। जैसे समास का स्पेशल क्विज लेके आऊँगी आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके आपकी। और शाम को भी 1-2 क्विज में डाला करूँगी, ताकि आपको पक्के से लर्न हो जाए। बिल्कुल, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको कराने का नहीं है, साथ साथ याद कराने का भी है, क्योंकि एक दिन में याद नहीं होते हैं ये। अगर डेली की डेली अगर आप क्विज में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही रट जाने हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? सुधा। अब देखिए, अमीय, अमीय का पर्यायवाची सुधा है। अमीय का मतलब क्या है? अमृत है। ओके, अमृत है। अमृत के पर्यायवाची शब्द मैं आपको सारे ही बता देती हूँ। सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, ये सारे के सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, तो याद रखिएगा सारे के सारे। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? इस टाइप के क्वेश्चंस मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है वर्तनी पूछी जाती है कि कौन सी मात्रा गलत है, कौन सी ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मात्राएं बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। तो अब डेली की डेली अगर मैं आपको एक मात्रा कराऊंगी तो आपको मात्राएं भी अच्छे से आ जाएगी। डोंट वरी, मैंने परसों शायद आशीर्वाद कराया था आपको, और ऊपर रै चढ़ाने की ट्रिक बताई थी कि रै कहाँ पर चढ़ता है हमेशा। तो आई होप सबको लर्न होगा वो आशीर्वाद वाला। तो फिलहाल इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? स्त्रोत। अब देखिए, स्त्रोत, स्त्रोत शुद्ध है। बाकी शब्दों में क्या शुद्धि है चेक कर लेते हैं। सर्वोत्तम। अब देखिए, सर्वोत्तम नहीं होता है, सर्वोत्तम होता है। ओके, आधे तय की आवाज और आ रही है ना। सर्वोत्तम
सर्वोत्तम आ रही है ना आधे तय की आवाज और, तो यहाँ पर आधा तय और आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ये सर्वोत्तम। आप चाहे तो आधा तय लिख लीजिए और चाहे तो तय पर ऐसे कर दीजिए, ये भी आधा तय और तय माना जाएगा। कीर्ति, अब देखिए कीर्ति, तय में जो मात्रा आएगी वो छोटी की आएगी। ओके, छोटी की मात्रा आएगी। अब देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा क्यों आएगी? कीर्ति आप कैसे बोलते हो? कीर्ति बोलते हो या कीर्ति बोलते हो? कीर्ति बोलते हो ना, देखो कीर्ति है ना। तो देखो की में तो लंबी आवाज आ रही है, जब लंबी साउंड आए ना हमेशा वहां पर तो बड़ी की मात्रा आती है, और जब छोटी साउंड आए ना, कम साउंड आए, वहां पर हमेशा छोटी की मात्रा आती है। ये फैक्ट है। और एक बात और बता देती हूँ आपको, जो कीर्ति की स्पेलिंग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? KEERTI है ना। जब आई आए ना तो ये भी पहचान है, जब किसी नाम में आई आता है तो छोटी की मात्रा आती है, और अगर ई आता है ना तो बड़ी की मात्रा आती है। ये भी एक पहचान है। आप जैसे चाहो वैसे लर्न करो। और देखिए कीर्ति में मैंने आपको रै का भी बताया था कैसे चढ़ाना है। कै और तय के बीच में रै की आवाज आ रही है तो तय के ऊपर चढ़ेगा रै। ठीक है, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आशीर्वाद का बताते वक्त पिछले क्विज में अच्छे से, रै कहाँ चढ़ता है। स्त्रोत है ही बिल्कुल ठीक है। संसारिक, अब संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। अब देखिए बिंदु आ रहा है ना, अब मैं आपको बिंदु का और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बिंदु हमेशा किस शब्द के ऊपर आता है, क्योंकि पेपर में बिंदु से रिलेटेड वर्तनी भी पूछ ली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत रैक आपको बता चुकी हूँ मैं क्विज में, अब बिंदु का बता रही हूँ। अब देखिए सांसारिक, अब देखिए स और स के बीच में बिंदु की आवाज आ रही है ना, आधे न की आवाज आ रही है, सांसारिक है ना। स और स के बीच में आवाज आ रही है, तो बिंदु हमेशा जिन दो शब्दों के बीच में आवाज आए ना, पहले वाले शब्द पर चढ़ता है। जैसे कि संसार, स और स के बीच में आधे न की आवाज आई तो पहले वाले पे चढ़ेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। तरंग, रै और ग के बीच में आधे न की आवाज आ रही है ना, तो रै के ऊपर बिंदु चढ़ेगा, ग के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। जब भी दो शब्दों के बीच में बिंदु की आपको आवाज आ रही है या आधे न की आवाज आ रही है और आप कंफ्यूज हो बिंदु कहाँ पर आएगा, तो हमेशा पहले वाले वर्ण पर बिंदु आएगा। और रै कहाँ आएगा? जैसे देखिए अब ऊपर वर्तनी लिखा हुआ है, वर्तनी, अब वह और तय के बीच में रै की आवाज आ रही है ना, तो रै हमेशा पिछले वाले पे चढ़ेगा जो दूसरे वाला है, और बिंदु हमेशा पहले वाले पर चढ़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, इससे आपके कभी बिंदु वाले शब्द गलत नहीं होंगे और जो रै ऊपर चढ़ता है वो शब्द कभी गलत नहीं होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मात्राओं पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होमवर्क। सिनोनिम ऑफ चेरी, अब बताइए क्या होगा इसका सिनोनिम? टाइप ऑफ फ्रूट, केयरफुल, हैप्पी या शू पॉलिश। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है, क्या होगा इसका आंसर? केयरफुल, ओके, सावधान। अब देखिए ये भी क्या होता है? सावधान होता है। केयरफुल भी क्या होता है? सावधान होता है। ओके, तो याद रखिएगा अच्छे से, शब्द को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। केयरफुल में देखिए CAR आ रहा है और इस ऊपर वाले शब्द में भी H के बाद AR ही आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा, सावधान। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट के प्रकार ये सबको पता है। हैप्पी भी सबको पता होगा, खुश होता है। शू पॉलिश भी सबको पता होगा, शूज की पॉलिश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डोकाइल। अब बताइए, ऑप्शन ए अनमैनेजेबल, बी ड्यूटीफुल, सी सबमिसिव, डी पेनफुल। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? अनमैनेजेबल। अब देखिए डोकाइल क्या होता है? अब डोकाइल होता है सीधा, आसानी से संभलने वाला, उसे बोल देते हैं डोकाइल। ओके, अब इसका उल्टा क्या हो गया? जो आसानी से ना संभले, तो वो क्या हो गया? अनमैनेजेबल। अब मैनेजेबल क्या होता है? जो आसानी से संभाला जा सके, तो अनमैनेजेबल क्या हो जाएगा? जो आसानी से ना संभाला जा सके। तो डोकाइल जो आसानी से संभाला जा सके, अनमैनेजेबल जो आसानी से संभाला ना जा सके। तो डोकाइल का एंटोनिम क्या हो गया? अनमैनेजेबल। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। अब देखिए ड्यूटीफुल क्या होता है? सीधा। ओके, जो सीधा होता है उसे बोल देते हैं ड्यूटीफुल। सबमिसिव होता है आज्ञा का पालन करने वाला, या फिर थोड़ा बहुत जो दब्बू टाइप का होता है ना, उसको भी सबमिसिव बोल देते हैं। कई बार इस फॉर्म में भी सबमिसिव यूज हो जाता है। पेनफुल आपको पता ही होगा, कष्टदायक जो हो उसे पेनफुल बोल देते हैं। और डोकाइल का एंटोनिम क्या हो गया? अनमैनेजेबल। नेक्स्ट है इडियम। Ever since the Guptas moved to their new flat, they have tended to
पुट ऑन एयर्स। अब आपको पुट ऑन एयर्स का इडियम बताना है। दीजिए आंसर। ऑप्शन ए, प्ले अ लॉट ऑफ म्यूजिक, यूज अ फैन एज ग्रेट डील, बिहेव एज इफ दे आर बेटर देन दे रियली आर, बिकम वेरी आर्गुमेंटेटिव एंड ओपिनियटेड। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि बिहेव एज इफ दे आर बेटर देन दे रियली आर। अब देखिए पुट ऑन एयर्स क्या होता है? हवा में उड़ना। ओके, हवा में उड़ना। अब देखिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। एवर सिंस द गुप्ताज मूव टू देयर न्यू फ्लैट दे हैव टेंडेड टू, यानी कि जब से वो अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं ना, गए हैं, दे हैव टेंडेड टू, वो कुछ इस टाइप का टेंड कर रहे हैं जैसे कि वो पुट ऑन एयर्स, यानी कि जैसे कि हवा में है। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो है बिहेव एज इफ दे आर बेटर देन दे रियली आर। इसका मतलब क्या है? बिहेवियर करना, एज इफ दे आर, बिहेव मतलब बिहेवियर करना, एज इफ दे आर जैसे कि बेटर देन दे रियली आर, मतलब वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाना वास्तविकता से भी, कि हाँ हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत ज़्यादा हवा में हैं, बहुत बेटर हैं। ठीक है, हवा में उड़ना। पुट ऑन एयर्स का याद रखिएगा इडियम, बिहेव एज इफ दे आर बेटर देन दे रियल आर, मतलब जितने वो अच्छे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे दिखाना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन who can think about the future with imagination and wisdom। दीजिए आंसर। ऑप्शन ए ड्रीमर, बी सीयर, सी आइडियलिस्ट, डी विजनरी। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? विजनरी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है? वन वू कैन थिंक, जो सोचता है अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में, विद इमेजिनेशन एंड विजडम, यानी कि कल्पनाशील होके, कल्पनाओं में सोचता है बहुत ज़्यादा। ओके, यानी कि जो कल्पना व बुद्धिमत्ता से भविष्य के बारे में सोच सके उसे बोलते हैं विजनरी। ओके, तो विजनरी क्या हो गया? कल्पनाशील। अब देखिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ड्रीमर, ड्रीमर आपको पता ही होगा, सपने देखने वाला। सीयर, सीयर होता है बहुत ज़्यादा गर्म करना या जला देना, उसको बोल देते हैं सीयर। ओके, आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट क्या होता है? आदर्शवादी। आइडियलिस्ट मतलब आदर्शवादी, आपने सुना भी होगा, वो आइडियल है मतलब आदर्श है काफ़ी। ओके, अब याद रखिएगा इसका आंसर है विजनरी। वन वू कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। अब ये आज का क्वेश्चन है जो आपके लिए, जिसका आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब पहले तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपना स्कोर टाइप कर दीजिए जल्दी से, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। देखिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। डेली आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस का क्विज होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया जाता है आपके लिए। अलग अलग जगह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन भी करते हैं साथ में। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और साथ ही कमेंट्स में भी ज़रूर बता के जाया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और अगर कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं मुझे। अगर आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूँगी, अगर आपका कोई सुझाव हो तो अभी चलिए जल्दी से अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। आई होप सबने वीडियो को लाइक कर दिया है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इसका आंसर दीजिए सभी। ईडियम है ये, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट इन द फार्मर इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का ईडियम बताना आप सभी को, क्या होगा इनमें से। और इसका आंसर नीचे नहीं देना लाइव चैट में, आप नीचे मत दीजिए आंसर इसका, कमेंट बॉक्स में देके जाना है इसका आंसर। एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से, हिंदी भी उसकी, इंग्लिश भी उसकी, आपको पर्सनली रिप्लाई तो करती हूँ ना। तो अगर आपको आता हो या नहीं आता हो, सभी स्टूडेंट्स को नीचे आंसर देके जाना है। अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आता होगा तो पहले ही आप हार मान के मत बैठ जाइएगा। एटलीस्ट नहीं आता होगा तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करती हूँ ना, आपको सही आंसर बताती हूँ ना। तो अगर आप गलत भी रिप्लाई करते हैं तो इससे आपका ही फ़ायदा है, तो नीचे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप गलत करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, लेकिन आंसर सभी स्टूडेंट्स को देखकर जाना है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन में भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और डेली रात को 10 बजे क्विज होता है लाइव, तो आप भी चाहे तो लाइव अटेंड कर सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं। ओके, और हाँ, मैं एनिमल हस्बेंड्री की भी मैंने लगभग 10-12 वीडियोस डाल रखी हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पुराने साल के पेपरों के। तो प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएगी, वहाँ से आप एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। और साथ ही मैंने हरियाणा के भी जो पुराने साल के पेपरों में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उन पर भी वीडियो डाल रखी है, उनको भी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और जिसने हरियाणा के मई महीने के करंट अफेयर्स देखने हैं ना, वो हरियाणा के मई महीने के करंट अफेयर्स भी देख सकता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।
Okay, bye bye. Thank you. Like, share and subscribe, and good night to all of you. Thank you.